हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने अपने कल चैप्टर के 2 पैराग्राफ पढ़े थे, 3 पैराग्राफ, और लास्ट का जो पैराग्राफ था अपना कल जो अपने पढ़ा था उसमें ये था कि पानी जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को किस प्रकार से ऐड करता है, ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को किस प्रकार से बढ़ाता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो सौंदर्य उसमें चार चांद कैसे लगा देता है। और जवाब में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से चाहे पहाड़ियों से उतरने वाला छोटा सा झरना हो, या वह जो अपन ये कह सकते हैं कि पहाड़ियों से बूंद बूंद कर रसने वाला पानी हो, या फिर रास्ते के किनारे कहीं तालाब हो, ऐसा तालाब जहां मवेशी अपनी प्यास बुझा रहे हो, और इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस प्रकार का जो दृश्य होता है वो ग्रामीण क्षेत्र को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension। लेखक कहता है कि पानी की सबसे बड़ी जो सच्चाई है, पानी की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो ताकत है कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, कि गाद को, मिट्टी को, सोइल को या उसके कणों को अपने पानी में बहाकर ले जाकर, क्या करता है, वह उसको सस्पेंशन में डाल देता है, यानी कि उसका घनत्व बना देता है, उसको घुमा देता है। ये सारी चीजें पानी के अंदर अपन ने देखी है, पानी की ताकत होती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। और देखिए इसका जो चरित्र होता है वो पानी के जो रेन फेड टैंक्स हैं, यानी बरसात से भरने वाले पानी के जो तालाब हैं, उसमें इस चारित्रिक विशेषता को देखा जा सकता है, उसमें इस चारित्रिक विशेषता को आप देख सकते हैं। द कलर वेराइज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है तालाब का क्षेत्र, और ये पानी का जो रंग होता है वह उस कैचमेंट एरिया के क्षेत्र के अनुसार होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कहीं तालाब में लाल रंग का पानी दिखाई देता है, कहीं तालाब में सफेद रंग का पानी दिखाई देता है, कहीं तालाब के अंदर मटमेला सा पानी दिखाई देता है। तो ये पानी का रंग कैसे बनता है, ये पानी का रंग उस कैचमेंट एरिया की मिट्टी के हिसाब से बनता है, यानी जिस प्रकार की मिट्टी पानी अपने बहाव क्षेत्र में बहा कर लाता है और फिर तालाब में ले जाकर गिराता है, तो जिस प्रकार का पानी के मिट्टी के कणों का जो रंग होता है वैसा ही पानी वहां दिखाई देता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश फॉलोइंग रेन। और ये पानी का रंग स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है बरसात के बंद होने के तुरंत बाद, यानी जैसे ही बारिश हुई और बारिश का ताजा पानी बहकर आया और वो पानी बहकर आकर तालाब में गिरा, तो तालाब में गिरते ही यदि आप उस पानी का रंग देखोगे तो वो उस कैचमेंट एरिया की मिट्टी के अकॉर्डिंग दिखेगा, क्योंकि उस कैचमेंट एरिया की मिट्टी के जो कण हैं वो पानी में बहकर वहां आए हैं। Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles। लेखक ये भी कहता है कि तेज गति से बहता हुआ जो पानी होता है, तेज गति से बहता हुआ जो पानी होता है वह अपने साथ ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बड़े मिट्टी के कणों को भी बहाकर ले जाता है, ज्यादा बड़े मिट्टी के कणों को भी बहाकर ले जाता है। The finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density। Density का मतलब है बेटा घनत्व। बड़े बड़े जो मिट्टी के कण होते हैं वह भी पानी के साथ, अपने पानी के साथ जो घनत्व होता है, पानी के घनत्व के साथ घूमते हुए वह या वे मिट्टी के कण एक एरिया से कैरिड, मतलब घूमते हुए पानी में जाते हैं, कैरिड अ ग्रेट डिस्टेंस। और इस प्रकार से पानी जो होता है
वो मिट्टी के उन कणों को काफी दूरी पर ले जाकर छोड़ देता है, यानी काफी दूरी तक मिट्टी के कणों को ले जाता है। Such particles are of course extremely small, but their number is great. देखिए मैं इससे पहले वाली लाइन पे वापस आता हूं। पानी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पानी सबसे महत्वपूर्ण काम ये करता है कि मिट्टी के बड़े बड़े कणों को अपने घनत्व में, अपने रोटेशन में घुमाते हुए, मतलब मिट्टी को बहाकर ले जाकर और काफी डिस्टेंस पर उनको बिछा देता है। आप सोचिए, यदि एक जगह से मिट्टी को ले जाकर हमें 5 किलोमीटर दूर बिछाना है, तो इसी काम को यदि हम मैन पावर के माध्यम से करें तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन पानी बड़े आसानी से उस मिट्टी को वहां से ले जाकर और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी के एरिया में क्या कर देता है, रख देता है, बिछा देता है। ये पानी का पावर है। लेखक कहता है सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल। ये जो मिट्टी के कण होते हैं वास्तव में ये बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। और इस प्रकार से बहुत ज्यादा जो सॉलिड मैटर होता है, बहुत ज्यादा जो कठोर पदार्थ होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी खर्चे के पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यानी कि पानी उसको बिना किसी खर्चे के ट्रांसपोर्ट कर देता है, पानी उसको बिना किसी खर्चे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन तक कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द पावर ऑफ वाटर। तो आप ये कह सकते हैं द पावर ऑफ वाटर इज wondrous. It can transport solid matter from one place to another place. It can transport the large number of particles of soil from one place to another place. यानी कि मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी खर्चे के आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देने की ताकत पानी की ताकत है। अब आगे की जो लाइंस में पढ़ रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन बनेगा, आप देखिए। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, यहीं से अंडरलाइन कर लेना, silt laden water, silt laden water mixes, यहां से अंडरलाइन करना शुरू करो। और कहां तक करना है मैं बता देता हूं आपको। silt laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. This can be readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of, अब इसमें आप सस्पेंडेड मैटर तक यूज कर लो। सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। लेखक कहता है कि जब मटमेला पानी, देखो सिल्ट लेडन वाटर का मतलब क्या हुआ, मटमेला पानी यानी मिट्टी मिला हुआ पानी, मिक्सेस विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, जब ये समुद्र के खारे पानी में मिलता है, देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। तो जो घनत्व वाला जो घुला हुआ जो कण होते हैं उनमें सोजीराम जी बंद करो, पार्टिसिपेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। तो वो जो जब समुद्र का मटमेला पानी, जब मटमेला पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, तो जो घनत्व होता है वो घनत्व क्या होता है, यानी कि जो पानी के कण होते हैं वो बहुत ज्यादा गति से सस्पेंड करते हैं यानी कि घूमते हैं। This can be readily seen when one travels by the steamer down a great river to the deep sea. और इस घनत्व को कोई व्यक्ति आसानी से कब देख सकता है, जब आप स्टीमर के माध्यम से किसी नदी से समुद्र की तरफ चलें, यानी किसी नाव में बैठकर आप किसी नदी से आप समुद्र की तरफ जाएं, तो जिस जगह नदी का पानी समुद्र में गिर रहा है, तो नदी का पानी तो हो गया मटमेला, और समुद्र के पानी में गिर रहा है तो समुद्र का पानी हो गया खारा। और जैसे ही वो पानी उसमें गिरेगा, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, तो जैसे ही पानी गिरता है तो वो वापस ऊपर उठता है,
और जब पानी का ऊपर उठना आपको दिखाई देता है तो उसके अंदर जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो आपको घूमते हुए नजर आएंगे, और ये आसानी से कोई व्यक्ति तब देख सकता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन ये बताना चाहता हूं कि जब मटमेला पानी समुद्र के खारे पानी में मिक्स होता है तो हाँ बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन ये बताने वाला हूं कि जब मटमेला पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है, मटमेला पानी जब समुद्र के खारे पानी में मिलता है तो क्या होता है, मैं होता क्या है कि जो पानी मिलता है तो उस पानी के जो रंग होते हैं वो रंग सक्सेसिवली चेंज होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। अब क्वेश्चन यही बन रहा है, इसका जवाब नीचे देखिए कि जब मटमेला पानी बेटे ये तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वीडियो कट कर आ रहा है ना, ये तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अभी सही आ रहा होगा, अभी सही है ना वीडियो और वॉइस? कोई दिक्कत है एक बार मैसेज करके बताएं स्टूडेंट्स, वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार स्टूडेंट्स, एक बार स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन ये बना बेटा कि जब मटमेला पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है तो पानी के रंग कैसे बदलते हैं। हाउ डज वाटर कलर चेंजेस व्हेन द silt laden water mixes with salt water of the sea। जब समुद्र के सॉल्ट वाटर से मिलता है तो पानी के रंग कैसे चेंज होते हैं, तो आप अंडरलाइन करना। द कलर ऑफ वाटर चेंजेस सक्सेसिवली, पानी के रंग लगातार बदलते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहना। कहां से करना है, द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड, यानी कि मटमेले लाल रंग से, और ब्राउन ऑफ सिल्ट या फिर भूरे रंग की मिट्टी के रंग से, थ्रो वेराइंग शेड्स ऑफ येलो, पीले रंग के अलग अलग शेड से गुजरते हुए, एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और हरे रंग से गुजरते हुए अंत में समुद्र के नीले रंग के पानी में बदल जाता है। क्या बताया लेखक ने कि जब मटमेला पानी, बरसात का मटमेला पानी या कोई मटमेला पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो इसके रंग लगातार बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं, मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट, यानी लाल रंग के मटमेले या भूरे रंग के मिट्टी के रंग से गुजरते हुए, वेराइंग शेड ऑफ येलो, पीले रंग के अलग अलग शेड्स को प्राप्त करते हुए, एंड ग्रीन, हरे रंग के अंदर जाकर टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, अंत में गहरे समुद्र के नीले पानी के रंग में बदल जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident of an examination of the soil in alluvial area। देखिए alluvial एरिया जो है उसको कहते हैं कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चरल, कृषि क्षेत्र। ऑलवियल एरिया का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। लेखक कहता है कि ये बड़े बड़े जो रास्ते हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट दस डिपोजिटेड, इस प्रकार से मिट्टी के जमा होने के कारण बंधे हुए होते हैं, इज एविडेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल इन alluvial area, such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile। लेखक कहता है इस प्रकार से दूसरी मिट्टी को बहाकर लाकर उस रास्ते में बिछाने के कारण जो जमीन होती है वो जमीन काफी फर्टाइल हो जाती है, वह एग्रीकल्चरल लैंड हो जाती है, वह कृषि भूमि बन जाती है। और कृषि भूमि इसलिए बन जाती है, कृषि भूमि ज्यादा उपयोगी इसलिए हो जाती है क्योंकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। यूजुअली इट्स वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। स्टूडेंट्स अब जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ है जिसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आना तो मामूली बात है, आम बात है,
लेकिन 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पहले मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि मिट्टी के कटाव के क्या कारण हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। What are the causes of soil erosion and how can it be checked? सॉइल इरोजन के कारण क्या है और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए अपन इस पैराग्राफ को देखते हैं, ध्यान से देखना, 7 नंबर का क्वेश्चन होगा इससे। The flow of water has undoubtedly played a great part and beneficent of in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. देखिए, the flow of water has undoubtedly played a great part. What is the great part the water has played? ध्यान देना, मतलब पानी ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया है, वही ऊपर वाला जवाब होगा। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटेडली प्लेड ए ग्रेट पार्ट, यानी कि पानी के बहाव ने निसंदेह एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई है। एंड बेनिफिशिएंट, उपयोगी भूमिका बनाई है। उपयोगी भूमिका का काम किया है, कौन सा? वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, यदि हम देखें तो एक प्रकार से जो जियोलॉजिकल प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पानी के बहाव ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और वो महत्वपूर्ण काम क्या किया है? द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, यानी कि जो पहाड़ियों के ऊपर मिट्टी है, जो चट्टानों पर मिट्टी है, उस चट्टानों वाली मिट्टी को ये पानी बहाकर लाकर ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये पानी का निसंदेह बहुत बड़ा काम है। लेकिन देखिए आगे लेखक क्या कहता है? द सेम एजेंसी हावर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, लेकिन यही ताकत, यहां सेम एजेंसी का मतलब है द सेम पावर ऑफ वाटर, यानी कि जिस पावर ऑफ वाटर के कारण पानी पहाड़ियों के ऊपर से मिट्टी को उठाकर मैदानों में ट्रांसफॉर्म कर देता है, वही पानी की ताकत, वही सेम एजेंसी हावर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट। कुछ शर्तों के अंदर, कुछ मामलों के अंदर ये नुकसानदायक भूमिका भी निभा सकती है। ध्यान देना, अब तक पानी की हमने क्या देखी? हमने बेनिफिशियल थिंग्स देखी, हमने बेनिफिशियरी रोल देखा, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है। और डिस्ट्रक्टिव रोल क्या है? वॉश द सॉइल विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, ये उस पूरी की पूरी मिट्टी को बहा ले जा सकता है। वह पूरी की पूरी मिट्टी, कौन सी पूरी की पूरी मिट्टी? जो एग्रीकल्चर का बेस है, जो कृषि का बेस है, आधार है, उस कृषि के आधार को ये बहाकर ले जा सकता है। इट अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, यदि इस पानी को बिना किसी रोक टोक के बहने दिया जाए, यदि इस पानी को बिना किसी रोक टोक के बहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हैव द मोस्ट डिजास्ट्रियस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, तो देश के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा इसका नुकसान देखा जा सकता है। क्या नुकसान देखा जाएगा? कि पानी बहुत बड़े बहाव से बह रहा है। इसका फायदा तो यह है कि ये बहाव क्षेत्र में मिट्टी को बहा कर लाकर और पहाड़ों की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको मैदानों में फैला देता है, छोड़ देता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे मैदान उपजाऊ बन जाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर जो होती है वो बेनिफिशियल थिंग हो जाती है, अच्छी कृषि हमें मिलती है। लेकिन यही पानी का बहाव डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है, विनाशकारी रोल भी प्ले कर सकता है। और विनाशकारी रोल क्या प्ले करता है? इट कैन फ्लो अवे द फर्टाइल सॉइल दैट इज द बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये उस उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जा सकता है, वह उपजाऊ मिट्टी जो एग्रीकल्चर का बेस है, जो कि हमारी कृषि का आधार है। और सोचिए, यदि पूरी कृषि के आधार को ये बहाकर ले गया तो फिर कृषि नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी। इसका मतलब हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही डिजास्ट्रियस इफेक्ट्स उसके सामने आ सकते हैं, बहुत ही अपन ये देखें तो नुकसानदायक, विनाशक इसका काम हो सकता है यदि इसको अनचेक्ड बहने दिया जाए।
The problem of soil erosion is one of the serious import in various countries, especially in many parts of India. लेखक कहता है कि मिट्टी का कटाव भारत के अनेक क्षेत्रों के साथ साथ अनेक देशों का महत्वपूर्ण समस्या है। यानी भारत के तो अनेक देशों में मिट्टी के कटाव की समस्या है ही, लेकिन ये दूसरे देशों में भी मिट्टी के कटाव की बहुत बड़ी समस्या है। The condition under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. लेखक कहता है कि इस मिट्टी के कटाव के होने वाले कारणों पर और इसके रोकने वाले जो उपाय हैं, ये दोनों के दोनों गहन अध्ययन के विषय हैं। आज हमें क्या करना चाहिए? हमें मिट्टी के जो कटाव हैं उनके कारणों पर और इसके साथ साथ उसके रोकने के जो उपाय हैं उनके ऊपर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। ये गहनता से अध्ययन किया जाने वाला विषय है या किया जाने वाला विषय है। The conditions under which it occurs and measures by which it can be checked are deserving of the closest study. Soil erosion occurs in successive steps. अब देखिए अपन बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप यहां से अंडरलाइन करना। मिट्टी का कटाव लगातार होने वाले स्टेप्स में होता है। ऐसा नहीं है मिट्टी का कटाव एक बार हो गया, मिट्टी का कटाव कंटिन्यूसली होता है, रेगुलरली होता है, स्टेप टू स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले एक स्टेप पर मिट्टी कटेगी, एक स्टेप सक्सेस हो गया तो दूसरा स्टेप उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, दूसरा स्टेप भी सक्सेस हो गया तो थर्ड जो स्टेप होगा वो उससे भी ज्यादा विनाशक होगा। तो ये सक्सेसिवली जो स्टेप्स होते हैं इनमें मिट्टी का कटाव होता है। आप यहीं से अंडरलाइन कर लें, soil erosion occurs in successive steps, the earliest of which may easily pass unnoticed. प्रथम जो इसकी स्टेप है वो तो बिना नोटिस के, बिना देखे, बिना पता चले हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार बारिश होती है और बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के आंगन के बाहर जो मिट्टी थी वो मिट्टी भी नई नई दिखाई देती है, वो मिट्टी भी हमें नई नई दिखाई देती है। क्यों? वो नई नई क्यों दिखाई देती है? ऐसा नहीं कि वो धुल गई, ना गई इसलिए अच्छी हो गई, नहीं, ऊपर की जो मिट्टी थी जो आपको थोड़ी सी गंदी सी दिखती थी, जो काली काली सी दिखती थी, वो बहकर चली गई, वो बहकर चली गई। तो देखिए, अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड इन द लेटर स्टेजेस, और दूसरी जो स्टेजेज है, दूसरे जो इसके कारण हैं वो कौन कौन से हैं? द कटिंग ऑफ द washing away of the earth is only to fall painfully apparent in the formation of deep gullies. यानी कि मिट्टी के कटने के कारण दुखद नालियां बन जाती है, नलियां बन जाती है, मिट्टी के कटाव के कारण नलियां बन जाती है, डीप गुलीज, गहरी गहरी नलियां बन जाती है, एंड रेवेन्यूज का मतलब भी नलियों से ही है, विच मेक ऑल द एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसके कारण पूरी की पूरी जो हमारी कृषि होती है वो क्या हो जाती है? इम्पॉसिबल बन जाती है, असंभव हो जाती है। आपने देखा होगा बरसात हो गई, बरसात होने के बाद जो खेत थे उसमें गड्ढे पड़ गए, उसमें नाले बन गए। अब आप सोचिए किसी का 10 बीघा का खेत है और उसमें से 2 बीघा के अंदर या गड्ढे या नाले बन गए, तो क्या वहां एग्रीकल्चर हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब मिट्टी के कटाव के कारण क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं, नलियां बन जाती है, और नलियां बन जाने के कारण ये क्या होता है? नलियां बन जाने के, आवाज नहीं आ रही, हेलो, तो उससे क्या है कि नलियां बन जाती है। नलियां बनने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हमारे पास कि हमारी एग्रीकल्चर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिए इसके सडन कारण, मतलब sudden burst of excessively heavy rain resulting in a large run of surplus water is the principal factor in causing soil erosion. देखिए एक छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है?
व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। तो जवाब देखिए, अंडरलाइन कर लेना। जवाब है sudden bursts of excessively heavy rain resulting in a large run of surplus water is the principal factor in causing soil erosion। अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण जो सरप्लस वाटर है, उस सरप्लस वाटर का बहना मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। अब इसके बाद में कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर, इसके अलावा सहायक कारण देखिए आप। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का ढलाऊ होना, स्लोप का मतलब होता है ढलाऊ। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ वेजिटेशन, और मिट्टी को बचाने वाला जो सुरक्षात्मक कवच होता है वेजिटेशन, वनस्पति, उस वनस्पति का नहीं होना। द एग्जिस्टेंस ऑफ रड्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली, और नलियों का अस्तित्व में होना, नलियां या जो गड्ढे होते हैं उनका अस्तित्व में होना, क्योंकि नली यदि बनी हुई है तो उसमें पानी और भी ज्यादा तेज गति से बहकर जा सकता है। गैदरिंग मोमेंटम, जिसके कारण ये विनाशक स्पीड को पकड़ लेता है। गैदरिंग मोमेंटम का मतलब होता है बहुत तेज गति। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, और इस प्रकार के पानी को रोकने की किसी भी चीज की अनुपस्थिति मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। स्टूडेंट्स, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो पहली चीज लेखक ने बताया, सबसे प्रमुख कारण तो है हैवीली जो रेनफॉल होती है उसके सरप्लस पानी का बहना। दूसरा इसका कारण है जो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में आ जाएगा, दूसरा इसका कारण है क्या, दूसरा कारण है इसका स्लोप ऑफ द लैंड, जमीन का ढलाऊ होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का नहीं होना। द एग्जिस्टेंस ऑफ रड्स, नलियों का अस्तित्व में होना, जिसके अंदर से बहकर पानी क्या कर लेता है, पानी एक विनाशक रफ्तार को पकड़ लेता है और मिट्टी का कटाव हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए क्वेश्चन लिखिए आप 3। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। इसके अंदर अपन को सारे कारण लिखने हैं। एक क्वेश्चन और आपको लिखना है, व्हाट हैपन्स व्हेन silt laden water mixes into salt water of the sea। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सर प्लीज 2 पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस वापस रिपीट कर दो। बेटा अभी मीटिंग खत्म होने का टाइम हो गया सोनू, आई विल रिपीट इट टुमारो। सोनू बेटा अभी मीटिंग खत्म हो रही है, इतना टाइम नहीं बचेगा अपने पास, इसलिए मैं इसको कल बताऊंगा। और कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए। या यस बेटा, पेज नंबर 2 पर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस मैं कल रिपीट कर दूंगा सोनू। और कोई ये क्वेश्चन उतार लिए तीनों, यू हैव टू आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस। आपको तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं बेटा। अंजलि बुरी बोल क्या कह रही है, प्राइवेटली किसको भेजा है भाई तूने मैसेज, क्या कह रही है। अच्छा डन सर, ओके ओके बेटा ओके।
जियोलॉजिकल का मतलब होता है, ये क्या कहते हैं इसको, जियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं क्या, भूवैज्ञानिक। तो जियोलॉजिकल का मतलब होता है भू से संबंधित, जमीन से संबंधित। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? सस्पेंशन का मतलब होता है बेटा घूमना। आपने देखा होगा किसी चीज का गोल गोल घूमना सस्पेंशन होता है। जब मिट्टी के कण पानी के अंदर बहते हैं तो वो गोल घूमते हैं, उसका मतलब सस्पेंशन से है। विविड का मतलब होता है बहुत तेज चमकता हुआ। ये फू के लिए यूज किया गया है। अभिषेक कुमावत वर्ल्ड कॉमर्स ज्यादा के लिए। अनडाउटेडली का मतलब होता है बिना किसी डाउट के। अनिल विश्वास बिना किसी डाउट के, विदाउट एनी डाउट्स। अनचेक का मतलब होता है बेटा बिना रोक टोक के। चेक, CHEC के चेक का मतलब होता है रोकना। यानी पानी का बहाव यदि बिना किसी रोक टोक के बहेगा, बिना किसी रोक टोक के बहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सर व्हाट द मीनिंग ऑफ सरप्लस वाटर? सरप्लस वाटर का मतलब है ऋषिता, अतिरिक्त पानी। यानी कि जब बरसात हुई तो बरसात का पानी, काफी मूसलाधार बारिश हुई, तो एक तो वो पानी होता है जो नली में, नाले में आराम से धीरे धीरे बहकर निकल जाता है, और एक वो पानी होता है जो बहुत ज्यादा होता है, और वो सरप्लस वाटर जो नली में नहीं आए, फिर वो सड़क पर बहेगा, मिट्टी के ऊपर बहेगा वो। दिवांशु रस्तोगी, क्वेश्चन 4 आंसर। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन तो मैंने 3 ही लिखे हैं, 4 तो है ही नहीं बेटा। गिलीज का गुलीज है बेटा, ये गिलीज नहीं है। गुलीज का मतलब होता है नलियां। यानी पानी कहीं पर्टिकुलर स्थान से बहकर निकलता है तो वहां एक लंबी सी नली पड़ जाती है, गड्ढा सा पड़ जाता है। प्रिस्पाइरेशन मीन्स, सर प्रिस्पाइरेशन का जो मतलब भी हुआ है पानी के अंदर मिट्टी के कणों को घूलकर, मतलब घूमते हुए जाना। डीप का मतलब गहरा होता है बेटा। रिकी शर्मा, डीप मीन्स होता है गहराई। यानी कि डीप गुलीज, गहरी नलियां बन जाती है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं मिट्टी के कटाव के कारण। अच्छा, कल का क्वेश्चन है 4, तो मेरे को नहीं पता बेटा, मैं तो